नमस्कार, जोहार। मैं उमेश कुमार झा, आप देख रहे हैं झारखंड लाइव और मैं आपके लिए फिर झारखंड की कुछ नई बड़ी खबरों को लेकर आया हूं। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ और देखिए पूरी रिपोर्ट। पहली खबर, जमीन घोटाले में के मामले में ईडी की रेड की है। झारखंड के आईएएस अधिकारी और रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन और उनकी पत्नी के खिलाफ लैंड स्कैम यानी जमीन घोटाले के मामले में ईडी झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में 22 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। जांच एजेंसी की रडार पर अंचल अधिकारी और जमीन दलाल भी हैं। रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन के साथ साथ नामकुम सीओ विनोद प्रजापति, बड़गाई सीओ भानु प्रताप, जमीन कारोबारी अशरफ खान उर्फ चुन्नू खान सहित कई लोगों के यहाँ छापेमारी की गई है। दरअसल मामला यह है कि फरवरी 2018 में कारोबारी विष्णु अग्रवाल ने महुआ मित्रा और संजय कुमार घोष से 4.25 एकड़ जमीन खरीदी और इस जमीन के बदले लगभग 24.37 करोड़ रुपए का भुगतान किया। जमीन सिमटोली चौक के पास थी और दावा किया गया कि जमीन भारतीय सेना के कब्जे में है। विष्णु अग्रवाल ने जमीन की रजिस्ट्री के आधार पर जमीन पर दावा किया। रांची में भारतीय सेना का महत्वपूर्ण बेस है और जमीन दलालों ने जमीन के एक बड़े हिस्से पर कथित रूप से कब्जा कर लिया था और धोखे से जमीन बेच दी गई। आरोप है कि जमीन की खरीद बिक्री में संबंधित मामला पूर्व डीसी छवि रंजन के संज्ञान में था और उनकी सहमति से यह किया गया। इसी मामले में ईडी ने विष्णु अग्रवाल से पूछताछ भी की थी। आपको बता दूं, विष्णु अग्रवाल मूल रूप से पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के रहने वाले हैं। रांची में कई बड़े मॉल और होटल के मालिक हैं विष्णु और रांची के लालपुर स्थित न्यूक्लियस मॉल से लेकर कांके में कई होटल और जमीन के मालिक विष्णु अग्रवाल का नेता और अधिकारियों से बेहतर संबंध है। रांची में अभी कई जगहों पर अभी भी विष्णु अग्रवाल के मॉल बन रहे हैं। भारतीय वायुसेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री मामले में ईडी पहले से जांच कर रही है। व्यवसायी विष्णु अग्रवाल से पहले ही पूछताछ की गई है। रांची के बरियातू में सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की खरीद बिक्री में प्रदीप बागची, दिलीप घोष के अलावा कलकत्ता के कारोबारी व जेल में बंद अमित अग्रवाल भी भूमिका पर ईडी की जांच कर रही थी। इस केस में अब छवि रंजन का भी जांच के घेरे में आया है नाम। अगली खबर रांची के इनर सर्कुलर रिंग रोड को लेकर है। रांची के मास्टर प्लान 2037 में ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए 49 किलोमीटर लंबा इनर सर्कुलर रिंग रोड बनाने का प्रस्ताव है। 8 साल पहले 2015 में सरकार ने इनके लिए मैकॉन को कंसल्टेंट बहाल किया था। उसने सर्वे के बाद कहा था कि यहाँ घनी आबादी है। इसके बाद सरकार पीछे हट गई, लेकिन कागज पर रोड बनने का प्रस्ताव जस का तस है। सड़क की चौड़ाई करीब 45 मीटर होगी। इसलिए नगर निगम और आरआरडीए ने इस इलाके में नए घर का नक्शा पास कराने पर रोक लगा रखी है। वहीं इसके दायरे में आने वाले 20 गांवों के करीब 5000 घरों को नियमित करने का भी मामला फंस गया है। सरकार अवैध भवनों को नियमित करने के लिए रेगुलाइजेशन पॉलिसी ला रही है। अगर मास्टर प्लान में संशोधन नहीं हुआ तो इन घरों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसे देखते हुए यहाँ लोगों ने आक्रोश है। बुधवार को बाजरा, खाकसी टोली और कुंभा टोली के दर्जनों लोग नगर आयुक्त से मिले। उन्होंने मांग पत्र सौंपा। कहा मास्टर प्लान में संशोधन कर रिंग रोड की हटाए ताकि जो बस्ती या घर प्रस्तावित सड़क के दायरे में आ रहे हैं उन्हें नियमित किया जा सके। इस पर नगर आयुक्त ने उन्हें विचार करने का आश्वासन भी दिया है। अगले 14 साल में शहर के बीच से रोजाना करीब 4 लाख भारी वाहन गुजरेंगे। 2037 तक रांची शहर की आबादी 15 लाख से बढ़कर करीब 30 लाख हो जाएगी। इतनी आबादी के लिए निजी वाहनों के साथ सार्वजनिक वाहन चलाने के लिए सड़क की जरूरत होगी। वर्तमान में उपलब्ध मुख्य सड़क इतना हैवी ट्रैफिक संभालना संभव नहीं है, इसलिए इनर सर्कुलर रोड जरूरी है। इस बार के बजट में इनर रिंग रोड के लिए फंड की व्यवस्था की गई है, लेकिन मास्टर प्लान में प्रस्तावित सड़क के नक्शे को बदलकर इनर रिंग रोड बनाने की संभावना तलाशी जा रही है। पथ निर्माण सचिव सुनील कुमार ने भी कहा था कि यहाँ घनी आबादी है, इससे जमीन अधिग्रहण पर काफी पैसे खर्च होंगे, बड़ी संख्या में लोग बेघर हो जाएंगे। इसलिए वैकल्पिक रूट तलाश कर रहे हैं और वैकल्पिक रूट मिलते ही इन पर आगे कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में आर्टिकेट ने भी कहा कि प्रस्तावित सड़क जहां से गुजरेगी वहां घनी आबादी है। हजारों घरों को तोड़कर जमीन अधिग्रहण करना और सड़क बनाना संभव नहीं है। इसलिए मास्टर प्लान में संशोधन करते हुए इनर रिंग रोड के लिए चिन्हित जगह पर बिना नक्शे के बने घरों को नियमित करना चाहिए और नए घर की भी नक्शा पास करनी चाहिए ताकि अवैध घरों को निर्माण बंद हो सके। आपको बता दूं, प्रस्तावित इनर रिंग रोड बाजरा से ललित नारायण मिश्रा कॉलोनी, बनहोरा, पांड्रा, चटकपुर, कामता, जयपुर, चौड़ी लैम, किशनपुर, जुमादी नदी के किनारे, डुमरडग्गा, लालगंज, नामकुन, चेटे, हेथू, कुटे, पुदांग में साई सिटी, प्रेमनगर, विकासनगर और कलंदर बस्ती से होकर गुजरेगी। यहाँ सड़क का जो प्रस्ताव है उसके दायरे में बिना नक्शे के हजारों घर और कई बहुमंजिली इमारतें बनी है, जिसमें ज्यादातर घर आदिवासी समुदाय के हैं और इन घरों को रेगुलाइजेशन पॉलिसी का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए ग्रामीणों ने नगर आयुक्त से प्लान में संशोधन की मांग की है।
अगली खबर बीएड कॉलेज में नामांकन को लेकर है। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद यानी JCE-CEB ने राज्य के बीएड कॉलेजों में दाखिला के लिए होने वाले प्रवेश परीक्षा की तिथि में बदलाव किया है। इसके तहत अब प्रवेश परीक्षा 13 मई को होगी और पहले यह परीक्षा 23 अप्रैल को होने वाली थी। इस परीक्षा के जरिए विभिन्न विश्वविद्यालयों से संबद्ध 136 बीएड कॉलेजों में सत्र 2023-25 के लिए दाखिला होगा। इन सभी कॉलेजों में कुल 13,600 सीटें हैं। JCE-CEB ने की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार प्रवेश परीक्षा के लिए झारखंड के 6 जिलों मुख्यालय में केंद्र बनाया जाएगा। इसमें जमशेदपुर, रांची, धनबाद, बोकारो, दुमका व पलामू शामिल है। प्रवेश परीक्षा की तिथि में बदलाव की कोई मुख्य वजह नहीं बताई गई है, केवल अपरिहार्य कारणों का हवाला देते हुए तिथि में परिवर्तन की बात की गई है। आपको बता दूं, इंट्रेंस टेस्ट के बाद मेरिट और राज्य सरकार के आरक्षण नीति के अनुसार एडमिशन लिया जाएगा। पिछले साल इंट्रेंस के बाद एडमिशन के लिए काउंसलिंग की जिम्मेदारी रांची यूनिवर्सिटी को दी गई थी। आपको बता दूं, प्रवेश परीक्षा 100 अंकों की ली जाएगी, जिसमें बहुवैकल्पिक यानी कि मल्टी चॉइस प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/4 अंक काटे जाएंगे, यानी कि 4 गलत मार्क पर 1 मार्क काटा जाएगा। परीक्षा में 15 प्रश्न हिंदी व 15 प्रश्न अंग्रेजी और 40 प्रश्न टीचिंग एप्टीट्यूड और 30 प्रश्न रीजनिंग से होंगे। अगली खबर लालू यादव के चारा घोटाले को लेकर है। जी हां, राजद के सुप्रीमो राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें और बढ़ सकती है। झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को चारा घोटाले मामले में लालू प्रसाद यादव की सजा बढ़ाने की याचिका पर सुनवाई हुई है। इस मामले में जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद व जस्टिस सुभाष चंद्र की खंडपीठ ने इस मामले को सक्षम बेंच में भेजने का निर्देश दिया है। सीबीआई ने देवघर कोषागार के अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद यादव की सजा को बढ़ाए जाने को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और सीबीआई का कहना है कि इस मामले में जगदीश शर्मा को 7 साल की सजा मिली है। ऐसे में इस षड्यंत्र में शामिल लालू प्रसाद यादव को भी अधिकतम सजा मिलनी चाहिए। वहीं लालू प्रसाद यादव की ओर से देवर्षि मंडल ने हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखा। इसके बाद कोर्ट के मामले को लेकर सक्षम बेंच में भेजने की बात कही गई है। आपको बता दूं, चारा घोटाले को सबसे बड़ा भ्रष्टाचार घोटाला करार दिया गया था। बात 1996 की है, जब राज्य के पशुपालन विभाग में 950 करोड़ रुपए के घोटाले का खुलासा हुआ था। उस वक्त लालू प्रसाद यादव की सरकार थी। चारा घोटाले में 3 मामले हैं। स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने धोखाधड़ी करते हुए देवघर कोषागार से बड़े पैमाने पर निकासी से संबंधित मामले में RC 64A में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को दोषी ठहराया था। इसके अलावा उन्हें डोरांडो ट्रेजेडी केस मामले में भी दोषी ठहराया गया है। मामला डोरांडो कोषागार से 139 करोड़ रुपए की निकासी का है। यह निकासी 1990 से 95 के बीच की गई थी। अगली खबर धनबाद के तोपचांची झील के सौंदर्यीकरण के प्रोजेक्ट की है। प्रकृति की गोद में बसी तोपचांची झील की खूबसूरती में जल्द 4 चांद लगने वाला है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए यहां सौंदर्यीकरण करने का साथ साथ आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक रिसोर्ट भी बनाया जाएगा। झारखंड खनिज विकास प्राधिकार ने करीब 100 करोड़ रुपए का तोपचांची झील पर परिसर को पहले से ज्यादा सुंदर और ज्यादा सुविधा संपन्न बनाने के लिए योजना तैयार की है। झारखंड खनिज विकास प्राधिकार की ओर से इस संबंध में भेजे गए प्रस्ताव को नगर विकास विभाग की सैद्धांतिक मंजूरी भी मिल चुकी है। इसकी पुष्टि करते हुए झारखंड खनिज विकास प्राधिकार के MD सत्येंद्र कुमार ने कहा कि निर्माण कार्य झारखंड खनिज विकास प्राधिकार के फंड से कराया जाएगा। रिसोर्ट तैयार हो जाने पर झील परिसर की सुंदरता को लुत्फ उठाने के लिए आने वाले सैलानी यहां कुदरती नज़ारों के बीच शांति के साथ कुछ दिन गुजार सकेंगे। साथ ही यह रिसोर्ट झारखंड खनिज विकास प्राधिकार के लिए आय का अच्छा स्रोत भी बन सकेगा। झील परिसर में प्रस्तावित रिसोर्ट आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा। पर्यटकों के ठहरने के लिए आरामदायक कमरे और स्वीट भी तैयार किए जाएंगे। 2 और 3 BHK के फ्लैट भी बनेंगे। यहाँ सैलानी पूरे परिवार या बड़े ग्रुप के साथ कुछ दिन रह सकेंगे। साथ ही मल्टी कुसीन कैफेटेरिया बनाया जाएगा, जहाँ सैलानियों के लिए उनकी पसंद की लजीज व्यंजन उपलब्ध होंगे। वहाँ पर मनोरंजन का भी भरपूर इंतजाम होगा। परिसर में ही स्विमिंग पूल, बच्चों के लिए प्लेइंग स्पेस, कॉफी हाउस की भी व्यवस्था रहेगी। किसी छोटे फंक्शन या बड़े पार्टी का आयोजन के लिए हॉल भी बनाया जाएगा और वाईफाई व लॉन्ड्री की भी व्यवस्था होगी। सुरक्षा और चिकित्सा सुविधा का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। रिसोर्ट में ठहरने वाले सैलानी झील में नौका की सैर का भी आनंद ले सकेंगे और ये सारी सुविधाएं पर्यटकों को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराई जाएगी, यानी उचित शुल्क पर मूल्य पर उन्हें मिलेगा। आपको बता दूं, धनबाद झारखंड का तोपचांची झील करीब 214 एकड़ क्षेत्रफल में है। वर्षों से यह धनबाद व आसपास के जिलों और पश्चिम बंगाल के पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहा है। दिसंबर और जनवरी में रोज हजारों की संख्या में सैलानी यहां आते हैं और ऐसे सैलानियों को ध्यान में रखते हुए ही झारखंड खनिज विकास प्राधिकार प्रबंधन ने परिसर में रिसोर्ट समेत कई तरह की सुविधाएं बढ़ाने की योजना बनाई है।
अब खबर झारखंड में कोरोना मरीजों को लेकर है। झारखंड में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। बुधवार को कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा राज्य में 124 के आंकड़े तक पहुंच गया है। जिस रफ्तार से संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि संक्रमण का दायरा अभी और बढ़ेगा। आपको बता दूं, पिछले 24 घंटे के आंकड़े पर नजर डालें तो राज्य में 24 नए संक्रमित मिले हैं। 2 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। जाहिर है, आंकड़ों में मरीजों के ठीक होने की तुलना में संक्रमितों की तुलना अब हर रोज बढ़ रही है। संक्रमितों का बढ़ता आंकड़ा आने वाले खतरे का बड़ा संकेत दे रहा है। राज्य में 197 दिनों बाद ऐसा हुआ है जब एक्टिव मरीजों की संख्या 100 के आंकड़े को पार कर रही है। 27 दिसंबर को राज्य में 100 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज थे। फिलहाल रांची समेत राज्य के 14 जिले कोरोना की चपेट में है। राज्य में पॉजिटिविटी दर 0.08% है। आपको बता दूं, रांची में 10 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इन 10 के साथ सिर्फ रांची में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 48 पहुंच गई है। झारखंड में संक्रमितों की संख्या तो लगातार बढ़ ही रही है, लेकिन इन संक्रमितों में कौन सा वेरिएंट है, इसकी जानकारी अब तक नहीं है। झारखंड में कोरोना के मरीज किस वेरिएंट के हैं, इसकी जानकारी हासिल करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने 12 सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भुवनेश्वर भेजा है। विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने कहा, 27 मार्च को विभिन्न जगहों से एकत्रित 12 सैंपल टेस्ट के लिए भेजे गए हैं। रिम्स में 43 और सैंपल जमा हैं। जैसे ही और सैंपल पहुंचेंगे, इनका जीनोम सीक्वेंसिंग कराया जाएगा। दूसरी तरफ राज्य में बढ़ते संक्रमण ने स्वास्थ्य विभाग को एक बार फिर से अलर्ट मोड पर ला दिया है। राज्य में आपात स्थिति से निपटने के लिए क्या व्यवस्था है, इसको लेकर विभाग अलर्ट है। 9 अप्रैल को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की अध्यक्षता में राज्य के सभी सीएम और डीसी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी। इस दौरान एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर कोविड टेस्ट कराने का निर्देश दिया गया था। निर्देश में ऐसे 8 राज्यों का चयन किया गया है जहां से आने वाले मरीजों के लिए टेस्ट अनिवार्य होगा, लेकिन कई जगहों पर जांच की व्यवस्था न होने से लापरवाही हो रही है। वहीं यात्री भी जांच को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। राज्य के विभिन्न जिलों में बुधवार तक की आंकड़े की बात करें तो अब तक चतरा में 1, देवघर में 13, दुमका में 2, पूर्वी सिंहभूम में 15, गढ़वा में 1, गुमला में 1, हजारीबाग में 3, खूंटी में 1, कोडरमा में 5, लातेहार में 3 और लोहरदगा में 12, रामगढ़ में 12, रांची में 48 और पश्चिमी सिंहभूम में 2 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हम आगे आपसे फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद और यूं ही झारखंड की हर खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए झारखंड लाइव।